हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे UPSC 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, ये हिंदी में पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और ये 28 टेस्ट नंबर है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है आज, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 24, 25, 26 और 27 टेस्ट नंबर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर उनको नहीं आप लोगों ने देखा है तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। और इनकी अगर PDF के लिए आप लोग क्या करें कि उसके नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, तो उसमें आप लोग क्या करें, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, और PDF को एक बार देख जरूर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसका डिस्कशन बहुत लंबा है, बहुत अच्छा डिस्कशन दिया होगा। अगर उतना मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आप लोगों का टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जितना हो सकेगा उतना डिस्कशन यहाँ पे मैं कर लूँगा। और जितना है थोड़ा एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा उससे, तो उससे आपको बहुत और ज़्यादा ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपका तो वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और गाइज यहाँ बारिश हो रही है, तो अगर वॉइस में कोई दिक्कत आए थोड़ी बहुत तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना। क्या कर सकते हैं, वही बारिश हो रही है, क्योंकि वीडियो डालना है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मजबूरी है इसके लिए। तो ये मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। और वैसे भी पढ़ने वालों को कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं इन चीज़ों का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें कहा गया कि मध्यावधि राजकोषीय नीति गत विवरण को राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी FRBM एक्ट जो है उसके द्वारा में अधिदिष्ट किया गया है कि यह निम्नलिखित में से किन राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित करता है। तो फर्स्ट है राजकोषीय घाटा, सेकंड है राजस्व घाटा, और थर्ड है गैर कर राजस्व, फोर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों का ऋण। तो इसमें ये शामिल नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों का ऋण, क्योंकि जो FRBM एक्ट 2003 है इसके जो 3 उद्देश्य हैं, ठीक है, आवर्ती लक्ष्य हैं जो, उनमें राजकोषीय घाटा आपको देखने को मिलेगा, राजस्व घाटा है और गैर कर राजस्व है। इसके साथ साथ प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डिफिसिट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो हमारा 1, 2, 3 सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्वाधानों में वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज की स्थापना की गई है। तो फर्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय, सेकंड है कि विश्व व्यापार संगठन, थर्ड है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, और डी ऑप्शन है कि विश्व बैंक। तो इसमें ए ऑप्शन ये सही है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूपरेखा अभिसमय जो है ये मतलब इसके बारे में बात करता है। वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज की स्थापना की गई थी। और ये जो COP 19 हुई थी, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ 40, ठीक है, इसकी जो 1970 हुई थी वार्सा पोलैंड में, उसके तब इसकी जो है स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत में नौवहन उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है मूल्य के संदर्भ में भारत का 50% से अधिक समुद्री व्यापार मतलब मूल्य के संदर्भ में भारत का 50% से अधिक व्यापार समुद्री परिवहन द्वारा होता है। सेकेंड है विश्व के कुल कार्गो भार परिवहन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 50% है। तो जो ये बताया गया कि 50% है कुल कार्गो की, तो ये गलत है, क्योंकि जो कुल कार्गो की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें जो है तो ये 0.9% की इसमें भारत में देखी जाती है। और ये बताया गया कि मूल्य संवर्धन के लिए 50% से अधिक, तो ये हमारा सही है, क्योंकि 50% से अधिक यानी 68% की भागीदारी इसमें देखने को मिलती है आपको, ठीक है, व्यापार समुद्री परिवहन में, ठीक। तो हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में दवा मूल्य निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है भारत में दवाओं का मूल्य बल्क ड्रग के लागत आधारित मूल्य निर्धारण यानी CBP के अनुसार तय किया जाता है। सेकेंड है किसी दवा की मूल्य सीमा उस दवा की कम से कम 1% बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडों की औसत मूल्य पर आधारित होती है। थर्ड है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण भारत में दवाओं का मूल्य निर्धारण और नियंत्रित करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मूल्य निर्धारण के संदर्भ में सही स्टेटमेंट है हमारा, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो जो हमारा ये पहला है ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये मूल्य जो लागत आधारित बात करता है, तो लागत आधारित ये नहीं होता, ये जो बाजार आधारित मूल्य होता है उसके बारे में बात करता है। MBP के बारे में ये मतलब मूल्य निर्धारण किया जाता है, ठीक है, तय किया जाता है। तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड हमारा सही है, क्योंकि
जो किसी दवा की मूल्य सीमा उस दवा की कम से कम 1% बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडों के औसत मूल्य के पर आधारित होती है। और ये राष्ट्रीय, और ये थर्ड भी हमारा सही है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण भारत में दवाओं का मूल्य निर्धारण और नियंत्रण करता है। तो हमारा सही हो गया बी ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मतलब सीपीएससी में विनिवेश का निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं। तो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है शेयर बाजार में सीपीएससी को सूचीबद्ध करना। सेकेंड है पीएसयू द्वारा शेयर बाजार को पुनः खरीद करना। पीएसयू के माध्यम से विलय और अधिग्रहण करना। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा ये सही है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो शेयर बाजार है उसके द्वारा सीपीएससी को सूचीबद्ध कराना और पीएसयू द्वारा शेयर बाजार की पुनः खरीद करना और पीएसयू के माध्यम से विलय और अधिग्रहण करना। और ये जो पीएससी जो है इस समय शेयर बाजार की सूची में 57 पीएसयू जो है सूचीबद्ध हो चुकी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिस्ट पोर्टल का उद्देश्य। तो फर्स्ट है व्यापार विकृत करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए आवेदन दाखिल करने हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद विक्रय करने के लिए एमएसएमई की सहायता करने हैं। तो सी ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मध्य उद्यमशीलता का विकास करने हैं। तो डी ऑप्शन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी जानकारी तक पहुंच स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना। तो इसमें बताना है। तो इसका जो आर्टिस्ट पोर्टल बनाया गया है ये ए ऑप्शन इसका सही है, सही व्याख्या करता है। इसका यही उद्देश्य कि व्यापार विकृत करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए आवेदन दाखिल कराना है इसका उद्देश्य। और ये तुम्हारा देखने को मिलता है जो DGTR है, जो डायरेक्टर जनरल ऑन ट्रेड रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो व्यापार जो ट्रेड उपचार के बारे में बात करता है कि उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी और उसकी दक्षता, व्यापार की दक्षता, घरेलू उत्पादक के एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो होती है उसके बारे में सुरक्षात्मक उपाय करता है ये। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अग्रिम प्राधिकरण का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि सेवा निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट से पुरस्कृत करना। बी ऑप्शन है कि पात्र निर्यातकों के लिए पोत लदान पूर्व और पोत लदान पश्चात निर्यातक ऋण की स्वीकृति। सी है कि आदानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करना जो भौतिक रूप से निर्यातक उत्पादों में समाविष्ट है। डी है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से शुल्क मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान करना। तो इसका बताना है कि मतलब अग्रिम प्राधिकरण का सही वर्णन करता है। तो जो ये अग्रिम प्राधिकरण की बात करता है तो ये हमारा जो ऑप्शन की बात करें तो सी सही है इसका, जो आदानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करना जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पादकों में समाविष्ट हैं, इसके बारे में अग्रिम प्राधिकरण बात करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत में सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो फर्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 50% से अधिक के लिए, भारत में एफडीआई के लगभग 2/3 भाग के अंतर्वाह के लिए, और थर्ड है कि कुल निर्यात के 50% से अधिक के लिए। तो इसमें जो ये कुल निर्यात का 50% तो नहीं, ये गलत है क्योंकि ये 38% है ना कि 50%। ठीक है, और ये जो एफडीआई के लिए तो 2/3 है, ये तो सही है हमारा सेकंड। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है तो इसमें भी ये हमारा सही है क्योंकि 55% की हिस्सेदारी ये रखता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही हो गया स्टेटमेंट। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि बजट 2020 के पराक्रम में भंडार रसीद मतलब ENWR पर वित्त पोषण को ई नेम के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। पराक्रम भंडार रसीदों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जो पराक्रम भंडार रसीद है तो ये इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये रसीदें भंडार गृहों द्वारा जमा की गई वस्तुओं के एवज में जमाकर्ता द्वारा जारी प्रपत्र हैं। सेकेंड है किसानों के हित सुरक्षित करने के लिए इनका व्यापार विक्रय या अदला बदली नहीं की जा सकती। ये रसीदें केवल उन भंडार गृहों द्वारा जारी की जाती हैं जो भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं। तो ये तो हमारा सही है कि ये भंडार गृहों द्वारा जो जारी की जाती हैं जो भंडार गृह विकास विनियामक प्राधिकरण WRDA से पंजीकृत हैं। लेकिन ये अदला बदली के बारे में जो किसानों के हित सुरक्षा के लिए इनका व्यापार विक्रय की अदला बदली नहीं की जाती तो की जा सकती है, तभी तो किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और ये रसीदें
तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट भी सही है कि ये रसीदें भंडार गृह द्वारा जमा की गई वस्तुओं के एवज में जमाकर्ता द्वारा जारी की जाती हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 1 और 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में प्रस्तुत बजट में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 में से प्राप्त करने वाले संस्थानों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस संदर्भ में NIRF के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है यह फ्रेमवर्क देश भर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्य पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा वार्षिक रूप से तैयार की जाती है। तो ये सेकेंड तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखो जब शिक्षा से कोई मतलब आ गया, अगर शिक्षा से कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो MHRD मिनिस्ट्री की होती है, मतलब मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की बात करता है। ठीक है, तो ये MHRD मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, ना कि नीति आयोग का। तो हमारा फर्स्ट इसमें सही हो गया, सेकेंड गलत है। तो हमारा ऑप्शन केवल एक सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह सीमा पार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है। सेकंड है कि भारत में IFSC को किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता। थर्ड है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट शहर को भारत में प्रथम IFSC के रूप में विकसित किया गया है। तो ये तो हमारा सही है कि ये गुजरात को ही किया गया है गिफ्ट सिटी के रूप में। और ये जो कहा गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाता, तो ये किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार के जो आपको सेज का एक्ट देखने को मिलेगा 2005 वाले में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला 2005 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन से इसमें किया जा सकता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। तो ये हमारा गलत हो गया और ये फर्स्ट हमारा सही है। या वित्तीय पार वित्त या सीमा पार वित्त या वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसका 1 और 3 सही हो गया। तो ऑप्शन सी सही हो गया, 1 और 3। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है, इसमें प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। तो फर्स्ट है कि यह वायु प्रदूषण को कम करने हेतु प्रारंभ एक एक्शन प्लान है। यह राजस्थान से बिहार तक के आंतरिक राज्यों को कवर करता है। और थर्ड है कि यह पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसके बारे में बात करता है ये। तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये जो कहा गया है बिहार के बारे में इसमें, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि ये जो दिल्ली का NCR रीजन है उसके बारे में बात करता है कि वहाँ के जो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये बात करता है कि जो शहरी वायु प्रदूषण है उसको कम किया जाए। ठीक है, लेकिन ये 1 और 3 जो है हमारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये प्रदूषण को कम करने का एक एक्शन प्लान है और ये पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण EPCA इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो 1 और 3 इसका सही हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हाल ही में प्रस्तावित निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट देने यानी रोड टेप संबंधी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह WTO के नियमों के बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम को प्रस्तावित करेगी और इसके निर्यात सब्सिडी पर सरकारी व्यय में कमी होने का अनुमान है। इसकी निगरानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तो ये बताना है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, वित्त मंत्रालय यानी फिनांस मंत्रालय के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, और ये इसकी निर्यात सब्सिडी में कमी का जो बताया गया अनुमान नहीं, ये बढ़ने का अनुमान है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो निर्यात सब्सिडी पर जो सरकारी व्यय है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है जो कहता है कि WTO के नियमों के बेहतर समन्वय स्थापित करने हैं तो भारत में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में जो वृद्धि की बात करता है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, जो निर्यात स्कीम की प्रस्तापित करेगी इसके बारे में ये बात करता है। तो हमारा फर्स्ट सही हो गया, केवल 1। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, केवल 1। चलते नेक्स्ट में। इसमें हाल ही में बजट 2020 के आरंभ में की गई कृषि उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कृषि उड़ान के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि जो इसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन एवं किसानों के उत्पादों की बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता करना है। इसके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों वायु मार्ग को कवर किया जाएगा और इसमें पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों में विशेष बल दिया जाएगा। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट ये कृषि उड़ान के बारे में सही हैं। और ठीक है,
और ये जो 2016 में उड़ान स्कीम शुरू की गई थी, उसी के अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सही हो गया डी ऑप्शन, 1 2 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में दूर संचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वायरलेस टेलीफोनी कुल सब्सक्रिप्शन का 95% से अधिक है। वर्तमान में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व 70% से अधिक है। तो जो ये कहा गया कि 70% से अधिक है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में है ये 58% है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 160%। ठीक है, मतलब 160%। लेकिन जो कहा गया है कि ये वायरलेस टेलीफोनी सब्सक्रिप्शन 95 से अधिक है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि वायरलेस टेलीफोनी सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर कुल एग्जैक्ट की बात करें तो 98% आपको देखने को मिलता है। तो हमारा केवल एक सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो फर्स्ट है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद द्वारा, बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, थर्ड है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, और डी ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो हमको देखने को मिलेगा, ये जो बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो जारी करता है। और इसमें जो टोटल कंट्री की बात करें तो 140 हैं, और इंडिया की रैंक इस बार इसमें आई है 40। ठीक है, और 2019 में थी इसकी 36वीं रैंक इंडिया की। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 70 क्वेश्चन नंबर। तो 17 है कि निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति यानी NIIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक निश्चित समय बिंदु पर किसी राष्ट्र की विदेशी परिसंपत्तियों के स्टॉक और उस देश की परिसंपत्तियों के विदेशियों द्वारा धारित स्टॉक के मध्य का अंतर है। सेकंड है कि उच्च निवल FDI प्रवाह देश के निरपेक्ष NIIP स्तर को निम्न स्तरीय बनाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा NIIP के संबंध में सही स्टेटमेंट है। तो जो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म वित्त फाइनेंस मतलब सूक्ष्म वित्त इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है कि ये जो है MFIs हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धनता का उन्मूलन करना है। महिला उधारकर्ता MFI के कुल उधारकर्ताओं का 97% है, और वर्तमान में MFI के माध्यम से सवितरित ऋण पर 18% GST उद्ग्रहित किया जाता है। तो इसमें ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि महिला उधारकर्ता जो है MFI में उधारकर्ता की कुल में 97% की भागीदारी रखती हैं, और इस पर 18% GST उद्ग्रहित किया मतलब लगाया जाता है, और समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट है विश्व बैंक द्वारा, बी है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब OECD। तो इसके बारे में बताना है कि कौन ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही जारी करता है इसको। और इसमें इसकी शुरुआत 1789 से हुई थी, 1779 से हुई थी, 1979 से हुई थी। ठीक है, और इसमें जो इंडिया की रैंक की बात करें तो इस बार की इंडिया की रैंक आई है 68। इससे पहले इसकी रैंक थी 58, और इसमें सिंगापुर की फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि इसने क्या किया है कि USA को इस बार प्रस्थापित किया। पहले USA फर्स्ट पोजीशन पर था, लेकिन इस बार जो है सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है। तो बताना, इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों के साथ साथ गैर खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। सेकंड है परिचालन संबंधी नुकसान को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। थर्ड है या उद्योग मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दायरे में आता है। तो इसके बारे में बताना है। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला तो गलत है, क्योंकि ये गैर खाद्य मुद्राओं जो पदार्थों की है उसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं करता है। विशेष रूप से ये जो खाद्य होती हैं, जैसे आलू हो गया, पटैटो हो गया, ओनियन हो गया, और जो पल्सेज होगी मतलब दाल हो गई, उनके बारे में बात करता है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के मध्य साझा करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, और ये उपभोक्ता मंत्रालय के साथ साथ कृषि एवं सहयोग और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 सही हो गया, बी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल
संचार आयोग के कार्य हैं। तो फर्स्ट है दूरसंचार विभाग की नीतियां तैयार करना, सेकंड है दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना, और थर्ड है दूरसंचार विभाग के लिए बजट तैयार करना। तो ये तीनों सही हैं हमारे दूरसंचार जो के बारे में बात करता है दूरसंचार आयोग के बारे में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये जो दूरसंचार आयोग है, ये जो दूरसंचार आयोग 2016 में इसका गठन किया गया था, लेकिन ये पुनर्गठन किया गया, डिजिटल दूरसंचार आयोग इसका पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहद ऋणों पर सूची का केंद्रीय भंडारण मतलब CRILC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, या बैंक के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कुल मूल्य के ऋण लेने वाले अपने सभी उधारकर्ताओं के सूचना देना अनिवार्य बनाता है, या वित्त मंत्रालय की पहल है। तो ये गलत है, ये RBI की पहल है, ना कि वित्त मंत्रालय की, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट में भी ये गलत है क्योंकि ये 1 करोड़ नहीं, ये 5 करोड़ की राशि है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया केवल मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रचनात्मक विनाश मतलब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह आर्थिक संरचना में परिवर्तन के आर्थिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसमें पुरानी औद्योगिक इकाइयों को नवाचारी और नवीन उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है को संदर्भित करता है जिसमें सरकार की नीतियां अनायास ही रचनात्मक क्षमता वाले उद्योगों के विकास में बाधक बन जाती हैं। सी ऑप्शन है कि यह अनुक्रमिक सरकारों द्वारा कम व्यय के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सामाजिक अवसंरचना की गुणवत्ता में गिरावट को संदर्भित करती हैं। डी ऑप्शन ऐसी स्थिति को संदर्भित करती हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के दर के कारण निम्न निवेश का स्तर कम हो जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन ये इसका सही वर्णन करता है, इसके बारे में बोलना है। तो इसकी जो बात करें तो ये हमारा जो ए है वो इसका सही वर्णन करता है, ए ऑप्शन जो ये क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन है। तो ए ऑप्शन सही है। यह आर्थिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसमें पुरानी औद्योगिक इकाइयों को नवाचारी व नवीन उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है 24 नंबर, ये राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्य नीति यानी NDSAP के बारे में बात करता है, मतलब नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कि यह नीति सार्वजनिक धन का उपयोग करके उत्पन्न एवं एकत्र किए गए सभी डेटा और सूचनाओं पर लागू होगी। सेकंड है यह नीति संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तो इसमें बताना है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं क्योंकि यह सार्वजनिक धन का उपयोग करके उत्पन्न एवं एकत्रित किए गए सभी डेटा को सूचना पर उपलब्ध कराएगी। और ये नीति जो है साइंस एंड टेक और इलेक्ट्रॉनिक मतलब MIT की संयुक्त MIT द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, दोनों द्वारा, ठीक है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन हो गया सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य, तो फर्स्ट है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को उनकी ऐतिहासिक विरासत और समकालीन भारत से परिचित कराना है। सेकंड है कि वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार भागीदारी को दोगुना कर 2% तक लाना, जो कि वर्तमान में 1% से भी कम है। शैक्षिक गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करना, तो ये तो हमारा सही है कि ये सुधार करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो भागीदारी है ये भी हमारा सही है कि ये दोनों सही हैं, लेकिन ये हमारा गलत है। ये जो भारतीय मूल के हैं इनके बारे में नहीं बात करता है, ये बात करता है कि ये भारत को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रवासियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का ये प्रमुख इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया, तो हमारा इसका सही हो जाएगा 2 और 3 सी ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। यह कहा है कि द्वीप विकास एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के समग्र विकास हेतु स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है। तो ये तो अध्यक्षता तो इसकी गलत है क्योंकि ये जो है आपका जो द्वीप विकास एजेंसी है ये जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और इसकी अध्यक्षता जो होम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये जो कहा गया कि अंडमान निकोबार के लिए केवल तो नहीं, ये जितने द्वीप है अंडमान और हमारा इधर देखने को मिलता है जितने हिंद महासागर में द्वीप मिलते हैं इंडिया के, उन सब के बारे में विकास के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सही हो गया इसका ऑप्शन सी सही हो गया, दोनों नहीं डी सही हो गया कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो गया डी क्योंकि ये कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो और इसकी स्थापना की बात करें कि द्वीप विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है
2017 में हुई थी। इसकी अभी अभी मीटिंग देखने को मिली थी जनवरी में, इसकी 6 नंबर की मीटिंग हुई थी, इसीलिए न्यूज़ में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप पद डच रोग से आप क्या समझते हैं? तो यह वह स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक देश की आर्थिक नीतियां दूसरे देश की समस्याओं का अधिक बढ़ा देती हैं। सेकंड है या बी, या उस आर्थिक परिघटना को संदर्भित करती है जिसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में द्रुत विकास एवं अन्य क्षेत्र में गिरावट लाता है। सी ऑप्शन है कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कम व्यय के परिणामस्वरूप निम्न समृद्धि स्थिति को संदर्भित करता है। डी है या विश्व के संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नकारात्मक प्रभाव को संदर्भित करता है। तो इसमें जो कहा गया है कि ये जो डच पद है इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही इसका वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है ये सबसे सही वर्णन करता है या उस आर्थिक परिघटना को संदर्भित करता है जिसमें अर्थव्यवस्था कि किसी एक आर्थिक क्षेत्र का द्रुत विकास व अन्य क्षेत्र में गिरावट लाता है। ठीक है, तो यही है हमारा डच पद, क्योंकि जो ये होते हैं जैसे तेल क्षेत्र होते हैं तो इसे डच प्रभाव बोला जाता है। इसमें क्या है कि तुरंत जब वृद्धि हो जाती है तो मतलब वहाँ इन्फ्लेशन हो जाता है, और जब इन्फ्लेशन होती है तो वहाँ अन्य क्षेत्र में निवेश की कमी आती है जिससे जो है इसमें गिरावट आ जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है उसके संदर्भ में विचार करना है कथनों पर। तो फर्स्ट है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिए गए आधे से अधिक ऋणों को पब्लिक सेक्टर के लिए उत्तरदायी हैं। सेकेंड है कि विगत 5 वर्षों में पब्लिक सेक्टर बैंक के मध्य क्रेडिट ग्रोथ ऋणात्मक वृद्धि में निरंतर गिरावट आई है। तो ये देखो, ये जो निरंतर गिरावट की बात करता है तो ये तो हमारी गलत है, क्योंकि निरंतर गिरावट जो है इकोनॉमी में बहुत कम हो पाता है। ऐसा कि वो तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता घटता रहता है। लेकिन फर्स्ट तो सही है, ये भारतीय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिए गए आधे से अधिक ऋण है तो पब्लिक सेक्टर उत्तरदायी है, तो इसका फर्स्ट तो सही है। ठीक है, क्योंकि जो इसका फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, देखो 2015 में 20% था। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रोथ इसका देखने को मिला, 16 में 5% हुआ, 17 में 2% हो गया, फिर 18 में 6% हुआ, फिर 5% 19 में हो गया। तो ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी द्वारा संचालित की जाती थी। तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है कि पंचायतों और शहरों की स्थानीय निकायों के समय पर अनुदानों का संवितरण से विद्यमान बाधाओं की पहचान करने हैं। तो सेकेंड है, भारत में अभिप्रेरित राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान यानी INDSC के अनुरूप लक्षित वनावरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समयावधि प्राप्त हेतु। सी ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह की दक्षता और प्रभावशीलता की माप। डी है, सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित एवं सुचारू निपटान है। तो इसमें बताना है कि जो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी है इसके बारे में कि कौन संचालित करता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी, जो ऑप्शन अच्छा सही है इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह की दक्षता और प्रभावशीलता की ये माप है कि नेशनल टाइम रिलीज, क्योंकि भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको जो है अभी फर्स्ट TRS जो का संचालन किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में ज़्यादा रही थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अधिकृत आर्थिक संचालक AEO कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन कथन सही है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा बढ़ाने है तो वैध वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास है। यह विश्व व्यापार संगठन की एक पहल है। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये विश्व व्यापार संगठन की पहल नहीं है, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है कि जो आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ाना और वैध वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया, ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वयं 2 का शुभारंभ किया गया था। यह फर्स्ट है कि किया गया है, इसके बारे में बताना है कौन सही है। तो यह फर्स्ट है कि शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम प्राप्त करने हेतु। बी है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की ओर स्थानांतरण को सुगम बनाने हेतु। सी है कि शिक्षण संस्थानों के माध्यम से छात्रों का आदान प्रदान को प्रोत्साहन करने हेतु। डी है कि विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं में युवाओं को प्रतिभाओं में सम्मिलित करने हेतु किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हमको देखने को मिलता है ये हमारा ए सबसे अच्छा है कि शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम प्रदान किया गया है, प्रदान करने के लिए हेतु ये स्वयं 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट में कहा गया है कि
कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में बात करता है कि उद्योगों पे, किन उद्योगों पे लागू करता है। तो फर्स्ट है कि विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाले 15 कर्मचारियों की विनिर्माण इकाई। सेकंड है 200 लोगों के नियोजित करने वाली कोयला खदान। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले होटल। सशस्त्र बलों से संबंधित गतिशील इकाई। तो इसमें सशस्त्र बलों की गतिशील इकाई को भी शामिल नहीं किया गया है, और ये 200 लोगों को नियोजित करने वाली कोयला खदानों को भी सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन ये विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाली 15 कर्मचारियों की विनिर्माण इकाई को शामिल किया गया है, और 50% से अधिक कर्मचारियों वाले होटल को किया गया है। तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह कहा जाता है कि हाल ही के दिनों में भारत में कोऑपरेटिव एग्रेसिव डिलीवरेजिंग का प्रयोग कर रहा है। डिलीवरेजिंग से आप क्या समझते हैं? तो यह एक परिसंपत्ति बेचकर या पूंजी जुटाकर ऋण भार कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सेकंड बी है कि यह कम से कम समय में लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश करने को संदर्भित करता है। सी है कि यह निवेश में खराब प्रतिफल के कारण ऋण में तेजी से वृद्धि करने की स्थिति को संदर्भित करता है। डी है कि यह अल्प बही लाभ प्रदर्शित करने के माध्यम से कर अपवंचन का एक उपाय है। तो इसके बताना है कि डिलीवरेजिंग से आप डिलीवरेजिंग जो है किससे संबंधित है, तो ये बताना है हमको। तो जो इसका हमारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये हमारा जो इसमें जो ये है ए ऑप्शन, या परिसंपत्तियां बेचकर या पूंजी जुटाकर ऋण भार कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इन्हीं के बारे में ये बात करता है जो डिलीवरेजिंग। क्योंकि इस समय क्या इंडिया में हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है ऋण पूंजी को जुटाया जा रहा है। सभी मतलब पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी ONGC को देखने को मिला था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं आप। अब 34 नंबर पे चलते हैं। मैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में सफल कार्यान्वयन के अपेक्षित लाभ क्या हैं ये बताना है। तो उपभोक्ताओं के लिए वहनीय कीमतों पर स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को संभव बनाना। सेकेंड है कि प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करना। थर्ड है कि फसल अवशेषों के दहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। तो ये तो हमारा इसमें शामिल नहीं है, और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करना, और ये तो हमारे दोनों शामिल हैं। तो हमारा 1 और 2 सही हो गया इसमें, 1 और 2 सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जो संपदा योजना है इसके बारे में बात करता है, और इसकी शुरुआत जो है हमारी 2016 से की गई थी, और 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला वाखन गलियारा जोड़ता है। फर्स्ट है कि पाकिस्तान भारत को, बी है अफगानिस्तान भारत को, सी श्रीलंका और भारत को, डी है अफगानिस्तान और चीन को। तो इसका डी ऑप्शन है, ये अफगानिस्तान और भारत को जोड़ता है, क्योंकि ये वाखन गलियारा है जो इसको विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान और चाइना के बीच है। और यहाँ पे आपको जो वाखन जनजात देखने को मिलती है इसी क्षेत्र में, जो खानाबदोश प्रकार की जनजात होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें बायो इथेनॉल का स्रोत हैं? तो फर्स्ट है गन्ना, बी जट्रोफा, सी गेहूं और डी ज्वार। तो इसमें जो जट्रोफा है ये बायोडीजल का उत्पादन करता है, ना कि बायो इथेनॉल का। और गन्ना, गेहूं और ज्वार ये तीनों बायोडीजल के स्रोत हैं। तो हमारा 1, 3, 4 हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका उद्देश्य नवाचारी सोच और कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सेकेंड है कि पहली बार भारतीय शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी शामिल किया जा चुका है। क्योंकि अभी इसका जो वो हुआ था वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर लगभग 66 शहर चयनित किए गए थे। उसमें इंडिया के 2 शहरों को लिया गया था, एक तो मुंबई फिल्म के लिए क्रिएटिव सिटी, और हैदराबाद को पाक कला के लिए जो है लिया गया था क्रिएटिव सिटी के रूप में। और इससे पहले बात करें तो इसमें वाराणसी, चेन्नई और जयपुर को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो पहले ये नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, केवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फर्स्ट है चाइना, USA, सेकंड है चाइना, बी है भारत और डी है जापान। तो इसमें कच्चे उत्पाद का फर्स्ट उत्पादक बताना है, तो इसमें चाइना जो है फर्स्ट उत्पादक है। सेकंड जो है इंडिया है। ठीक है, सेकंड इंडिया है, क्योंकि इसने चाइना को रिप्लेस किया है, इसको जापान को रिप्लेस किया है। ठीक है, पहले सेकंड पोजीशन जापान की थी, लेकिन अब हमारे इंडिया की सेकंड पोजीशन हो गई है। और अगर उपभोक्ता में बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन स्टील कच्चे इस्पात का जो है उपयोग करता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, उसके बाद USA करता है। ठीक है,
USA, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर इंडिया आता है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से व्यापारिक भागीदारी में किसके साथ वर्तमान में भारत का व्यापार अधिशेष बना हुआ है? तो व्यापारिक भागीदारी में बताना है। तो फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, भी है इराक, और सेकेंड थर्ड है कि संयुक्त अरब अमीरात, और फोर्थ है चाइना। तो हमारा जो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों के साथ हमारा अधिशेष है, लेकिन इराक और चाइना के साथ हमारा जो है डिफिशिएट है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें है प्राय सुर्खियों में रहने वाला रेज RAISE 2020 संबंधित है। तो फर्स्ट है जल के अभाव को दूर करने हेतु पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना, बी है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, सी है गैर संचारी रोगों के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना, और डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हमारा सही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारा 40 नंबर का जो है बी ऑप्शन है, ये सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। और ये था क्या कि भारत ने क्या किया है कि ये रेज का जो फुल फॉर्म की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल सोशल एम्पावरमेंट की बात करता है। और इसका रेज का अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, प्रथम शिखर सम्मेलन, और जो इंडिया में किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि विश्व का पहला इनिशिएटिव है जिसमें मतलब इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया को हब के रूप में भी देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। और ये MIT मंत्रालय का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का के अंतर्गत काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अपने मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा निष्पादन मानक निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर ऊर्जा निष्पादन लेबलिंग अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो फर्स्ट है कि रूम एयर कंडीशन और सीलिंग फैन, कलर टीवी, लैपटॉप। तो इसमें जो है रूम एयर कंडीशन और जो हमारा आपको कलर टीवी देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो है अनिवार्य रूप से लेबलिंग, ऊर्जा निष्पादन लेबलिंग का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन जो सीलिंग फैन और लैपटॉप है तो इसमें स्वैच्छिक किया गया है, स्वैच्छिक लेबलिंग का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो गया। ये होता क्या है कि होता ये है कि जो हमारे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एनर्जी, उनके बारे में ये ज़्यादा बात करता है कि जो ऊर्जा निष्पादन लेबलिंग करना अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स के संबंध में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर फ्रंट रनर, फार्मर और अगर नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के स्कोर के आधार पर फ्रंट रनर, ठीक है, और परफॉर्मर और एस्पायरेंट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो राज्य या संघ शासित प्रदेशों का स्कोर जितना अधिक होता है, SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका प्रदर्शन उतना ही खराब होता है। सेकेंड है कि वर्ष 2019 के सूचकांक में गुजरात और महाराष्ट्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में प्राप्त हुई है। और थर्ड है कि वर्ष 2019 में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश एस्पायरेंट की श्रेणी में नहीं है। तो ये तो हमारा सही है कि एस्पायरेंट की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ये जो फ्रंट रनर की बात करता है तो महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसमें केरल है, फ्रंट रनर में केरल है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, और तुम्हारा आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, तेलंगाना देखने को मिलेगा, गोवा है, सिक्किम है, और चंडीगढ़ और पांडिचेरी, ये सारे फ्रंट रनर की श्रेणी में ही। लेकिन फर्स्ट में जो कहा गया है कि ये खराब प्रदर्शन करता है, जितना उच्च होगा स्कोर उतना ही खराब होगा, तो नहीं, ये अच्छा प्रदर्शन करता है, जितना उच्च होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा केवल नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के EPFO के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह भारत में गठित एक अर्ध संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा निधियों का प्रबंध करता है। सेकेंड है, इसने अपने सदस्यों के भविष्य निधि खातों की पोर्टेबिलिटी के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या का शुभारंभ किया है, या वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है EPFO के बारे में। ठीक है, तो इसको जो देखने को मिलेगा, देखो इसमें जो ये कहा गया कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये नहीं, ये जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री है, श्रम मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड इसके सही हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सुर्खियों में रहे 100 स्प्रिंग इनिशिएटिव का उद्देश्य। तो फर्स्ट है आदिवासी लोगों की जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, बी है बसंत के मौसम में नदी के बेसिन के निकट वृक्षारोपण करना, सी है कि युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उद्योग एवं अकादमी का अंतराल को कम करना,
डी है कि निचली कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए नवाचारी तरीकों का विकास करना। तो इसका ऑप्शन जो हमको देखने को मिलता है तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है, जो आदिवासी लोगों की जलापूर्ति सुनिश्चित करने का एक ये इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एग्जीक्यूशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भारत और जापान के मध्य वार्ता के संबंध में सुर्खियों में रहा है। फर्स्ट है कि यह भारतीय सेना और जापान सेल्फ डिफेंस कोर्स को लॉजिस्टिक समर्थन के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। बी है सॉफ्टवेयर सेवाओं के आयात और निर्यात में वृद्धि से भारतीय निजी कंपनियों में जापानी फर्मों का निवेश में वृद्धि। डी है कि मत्स्य क्षेत्र के निवेश में बढ़ावा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो भारतीय सेना और जापान सेना के डिफेंस फोर्स को लॉजिस्टिक समर्थन के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में 46 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के बारे में DSCI के बारे में बताया गया कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के अधीन है और यह सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को स्थापित करके साइबर स्पेस को सुरक्षित और संरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसमें बताना है कि DSCI के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा इसमें जो स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड तो हमारा सही हो गया, लेकिन जो सेकेंड में बात किया गया है कि ये गृह मंत्रालय के प्रशासन में है, तो नहीं, ये हमारा जो नेस्कॉम है ना, जो नेस्कॉम है उसके प्रशासन के नियंत्रण में काम करेगा। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, निकाय है। और ये सूचना और प्रौद्योगिकी के बारे में तो नहीं, ये इसके बारे में बात नहीं करता है। ये एक स्वतंत्र गैर निकाय है, इसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो हमारा केवल 3 सही है, इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह हाइड्रोकार्बन के सभी रूपों के अन्वेषण और उत्पादन हेतु समान लाइसेंसिंग प्रदान करता है। सेकंड है, इस नीति के अंतर्गत कोई कंपनी सरकार द्वारा औपचारिक नीलामी के बिना हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण नहीं कर सकती। यह हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति का भाग है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये हमारी पहले चल रही थी हाइड्रोकार्बन जो हेल्प चल रही थी स्कीम हेल्प, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसको ख़त्म करके OLP बनाया गया है, जिसमें नियमों में थोड़ा सा सुधार किया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही है, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 48 भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, जहां निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा क्षेत्र बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा क्षेत्र में अधिकांश हिस्सेदारी है। सेकेंड है, विगत दशक में जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा क्षेत्र की पैठ में निरंतर वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है भारत में बीमा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका जो हमको ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला तो हमारा सही हो गया, ठीक है, कि यह जहां निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमा क्षेत्र को बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बीमा क्षेत्र में अधिकांश हिस्सेदारी है। लेकिन ये वाला तो हमारा गलत हो गया कि दशक में गैर जीवन बीमा इसमें जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा क्षेत्र में पैठ में निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये गलत है, निरंतर वृद्धि नहीं हुई है ये भी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इसमें सही हो गया, ये ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जैविक अधिकार अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे जेनेवा प्रोटोकॉल के अनुपूरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। UNSC इसके उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है। भारत इसका एक सदस्य राष्ट्र है। तो ये तीनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 1, 2, 3, क्योंकि ये जैविक हथियार अभिसमय के बारे में कहता है, क्योंकि भारत इसका सदस्य भी है। UNSC इसका जो है उल्लंघन पर इसका जांच करती है और प्रोटोकॉल का अनुपूरक है जेनेवा प्रोटोकॉल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने पिछले आकलन की तुलना में वनावरण में ह्रास दर्शाया, कि मतलब उसमें कमी आई है, ठीक है। तो फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है मिजोरम। तो देखो मिजोरम में कमी आई है, ठीक है, इसमें भी कमी आई है और मणिपुर में भी कमी आई है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई है, ठीक है, और उस सेकेंड पोजीशन पर आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है जंगलों में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ तो गलत हो गया, क्योंकि यही पूछा गया है कि ह्रास दर्शाया गया है। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ डी ऑप्शन सही है, ठीक है।
तो हमने जो यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे मतलब 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और 50 सेकेंड में आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे। आज ही मैं उनको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और वीडियो को अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को। और जो लोग हिस्ट्री नहीं खरीद पाते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि उनको भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसकी ये हिस्ट्री बहुत महंगी रहती है, तो सभी लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। और तो बस यही है आज के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।